नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में जिले के सबसे चर्चित राजनीतिक समीक्षक एवं बैतुलवाणी ग्रुप के हेड के रूप में श्री नवनीत गर्ग जी मौजूद हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने पिछले बार लोकसभा बैतूल और विधानसभा बैतूल का 70 सालों का इतिहास बताया था। वो इतिहास बैतुलवाणी के पॉडकास्ट कार्यक्रम में यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आज हम इनसे आमला विधानसभा के बारे में राजनीतिक परिदृश्य क्या थे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि श्री गर्ग साहब हमें हर बारीकी से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमला सीट कब बनी? पहला विधायक यहाँ का कौन था? इसके विषय में बताइए। परिसीमन के बाद आमला विधानसभा सीट 1977 में बनी थी और उस समय पहला चुनाव जो विधानसभा का हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस के गुरुबख्श अतुलकर एडवोकेट आमला विधानसभा सीट के पहले विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। आमला विधानसभा, अभी तो आमला सारणी खुद विधानसभा है, इसके पहले ये कहां पर थी? इसके विषय में कुछ परिदृश्य क्या था, उसके बारे में बताएं। आमला विधानसभा परिसीमन के पूर्व मुल्ताई विधानसभा सीट से जुड़ी हुई थी और उसका नाम था मुल्ताई आमला विधानसभा सीट, और यह 1977 में अलग हुई, जैसे मैंने आपको बताया था, और उसके बाद ही आमला सीट निर्मित हुई है। इस सीट से कांग्रेस कब कब जीती और आखिरी बार कब जीती? कांग्रेस इस सीट से, जब आमला सीट का गठन हुआ था, तो पहले चुनाव में गुरुबख्श अतुलकर जीते थे कांग्रेस के ही, और 1977 में जो जीते थे, 1980 में भी गुरुबख्श अतुलकर लगातार दूसरी बार जीते, लेकिन उसके बाद वो तीसरा चुनाव 1993 में जीते, और उसके बाद 10 वर्षों तक कांग्रेस को यह जीत नसीब नहीं हुई, और 2003 में उस समय की तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता बेले एमएलए बनी कांग्रेस की सीट से। इस तरीके से 4 बार कांग्रेस जीती है, चार बार कांग्रेस जीती है, और बाकी समय कांग्रेस हारी है। आखिरी बार 2003 में कांग्रेस जीती है, सुनीता बेले के रूप में, जो मैंने बताया। उसके बाद पिछले 22 वर्षों से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई। इस क्षेत्र के ऐसे कौन से नेता जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़े लेकिन हारे, और वही नेता जब भाजपा से चुनाव लड़े तो अच्छे मतों से जीते, इनके बारे में कुछ बताइए। कांग्रेस के नेता थे चैतराम जी मानेकर, और वो कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, और 1998 में उन्हें कांग्रेस ने आमला विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जहां तक मुझे याद है, वो मात्र 600 वोटों से चुनाव हार गए थे। उसके बाद वे मौन रहे, और 10 वर्ष के दौर में वे भाजपा में शामिल हो गए, और 2008 में उनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया, और वे रिकॉर्ड मतों से, लगभग 30,000 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और इसके बाद 2013 में भी चैतराम मानेकर जी को पार्टी ने दोबारा विश्वास किया, और इस बार उनकी जीत लगभग 39,000 पे पहुंच गई, जो जिले के 70 वर्षों में जीत का रिकॉर्ड है, जो आज भी कायम है। इस सीट से ऐसा कौन सा नेता है जो दोनों पार्टियों से चुनाव लड़ा और दोनों से हार गया? दोनों पार्टियों से चुनाव लड़ा, और दोनों से दो पार्टियों से। वो एक बेचन राम जी हुआ करते थे, श्रमिक नेता थे सारनी के, क्योंकि आमला से सारनी जुड़ गया था विधानसभा में, तो बेचन राम जी 1985 में कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे आमला विधानसभा सीट से, लेकिन वे हार गए थे, और 2008 में वे शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी से आमला से लड़े, लेकिन वे एनसीपी से भी हार गए थे। आमला क्षेत्र जो है, ये जब मुल्ताई विधानसभा में, जैसा आपने बताया कि मुल्ताई विधानसभा में पहले था, तो आमला क्षेत्र जब मुल्ताई विधानसभा में शामिल था, उस समय कांग्रेस लगातार चुनाव जीतते जाती थी, लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस के इस गढ़ में भाजपा ने सेंध लगा दी और आज कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत रहा और भाजपा की स्थिति दिनों दिन मजबूत होती जा रही है? मैंने आपको बताया था पहले कि आमला विधानसभा सीट 1977 में बनी थी, उसके पहले वो मुल्ताई से जुड़ी हुई थी, और जब मुल्ताई आमला विधानसभा सीट थी, तो सन 62 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे बालकृष्ण पटेल जीते, 67 में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता बालकृष्ण पटेल मुल्ताई आमला विधानसभा सीट से जीते,
लेकिन सन 72 में कांग्रेस के ही विद्रोही बैतूल के अधिवक्ता श्री राधाकृष्ण गर्ग निर्दलीय चुनाव लड़के उन्होंने आमला मुल्ताई विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और उन्होंने कांग्रेस के ही बालकृष्ण पटेल को हराया था। लेकिन इन तीनों चुनाव में कांग्रेस विचारधारा के ही व्यक्ति जीते और श्री राधाकृष्ण गर्ग मुल्ताई आमला विधानसभा सीट के आखिरी विजयी उम्मीदवार थे। इस सीट से चुनाव लड़ने वाले कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने दल बदल लिया, कौन कौन से हैं वो? आपने इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस उसके बाद क्यों कमजोर होती गई। हाँ, क्यों कमजोर मुल्ताई आमला से हटने के बाद पहले मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। ये तीन व्यक्तियों का मैंने बताया, तीन चुनाव बालकृष्ण पटेल जी और श्री राधाकृष्ण गर्ग जी का। उसके बाद ये आमला सीट अलग हो गई। तो शुरू में तो आमला का 77, 80 और 93 में कांग्रेस जीती अतुलकर जी के रूप में। लेकिन धीरे धीरे छिंदवाड़ा, बाजू के जिले छिंदवाड़ा के सांसद और उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का बेजा हस्तक्षेप इस विधानसभा सीट पे बढ़ता गया और उनके ही चयन से, उनकी ही पसंद से आमला में उम्मीदवार तय होते गए और इसीलिए ऐसे उम्मीदवार आए जो जीत नहीं सके और धीरे धीरे आमला में कांग्रेस कमजोर होती गई। अब तो बहुत ही बुरी स्थिति है क्योंकि हजारों मतों से कांग्रेस वहां हार रही है। अब आपका अगला क्वेश्चन बताइए। इस सीट से चुनाव लड़ने वाले नेता दल बदल लेते हैं, कौन कौन से थे जिन्होंने दल बदला है? मुझे 4-5 नाम याद आ रहे हैं। मैं शुरुआत 1985 से ही कर रहा हूं। 1985 में कांग्रेस से बेचन जी चुनाव लड़ते हैं, वे हार जाते हैं और 2008 में वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी से चुनाव लड़ते हैं, उसमें भी हारते हैं, दल बदल लेते हैं। इसी तरह से 1998 में चैतराम मानेकर जी पहले कांग्रेस से लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन वो दल बदल लेते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं और भाजपा से 2008 और 13 का चुनाव जीतते हैं। लेकिन उसके बाद उनको फिर टिकट नहीं मिलती है 13 के बाद, तो फिर वे कुछ समय के बाद कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, लेकिन फिर वो आज की तारीख में भाजपा में है। ये तो बात हो गई इन दो नेताओं की। तीसरा मुझे नाम याद आ रहा है किशोर वर्दे जी का, जो 2008 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं आमला से, लेकिन बाद में वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं और वर्तमान में वे आमला विधानसभा सीट के सारनी पात्राखेड़ा नगर पालिका से भाजपा के निर्वाचित अध्यक्ष हैं नगर पालिका के। और एक नाम मुझे और याद आ रहा है, 2003 में कांग्रेस की सुनीता बेले चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं। वे उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी कांग्रेस की ओर से, और वो चुनाव जीतती भी हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे भाजपा में शामिल हो जाती हैं और अभी भाजपा में शामिल होने के कुछ महीनों बाद ही उन्हें नई घोषित जिला भाजपा कार्यकारिणी में जिला मंत्री जैसा महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्त हुआ है। इस तरीके से ये नाम है जो आमला से चुनाव भी लड़ते हैं और दल बदल लेते हैं। वो उस वाक्य के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्त आमला विधानसभा सीट पे मेहनत कर रही थी और लगभग ये लग रहा था कि इसको कांग्रेस टिकट दे देगी, लेकिन ऐसा क्या घटनाक्रम घटा कि कांग्रेस ने उसको एन मोमेंट पे धोखा दे दिया? इसके पीछे का कुछ वाकया हो तो बताइए। निशा बांगरे जी 2023 के विधानसभा चुनाव के दौर में मध्य प्रदेश में एक चर्चित नाम था, क्योंकि उन्होंने डिप्टी कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी के पद पर इस्तीफा देने का मन बनाया था और चुनाव लड़ने का उनका मन था और उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उस समय की तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया अंतिम क्षणों तक। ये तो एक बात हो गई। अब श्रीमती निशा बांगरे जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रही थी और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। कमलनाथ जी का भी उनको हरी झंडी मिल गई थी। कमलनाथ जी उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, लेकिन और हां, उस समय उनकी टिकट इसलिए भी तय मानी गई थी कि 2023 के टिकट वितरण में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 में से 229 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और 230वां आमला घोषित करने से रुक गया था। तो लोगों ने यह मान लिया था कि जैसे निशा बांगरे का इस्तीफा शासन स्वीकार करेगा, निशा बांगरे कांग्रेस की आमला से उम्मीदवार होंगी। लेकिन इधर निशा बांगरे का यह दुर्भाग्य था, इधर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार होता है, 1 घंटे बाद कांग्रेस इस सीट से मनोज मालवीय को उम्मीदवार घोषित कर देती है। वे मनोज मालवीय जो 2018 के चुनाव में 19,000 वोटों से हारे थे और 2023 के चुनाव में वे फिर 12,000 वोटों से हारे हैं।
मेरा ऐसा आकलन है, मेरा ऐसा मानना है एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में कि अगर निशा बांगरे नए चेहरे के रूप में आमला से कांग्रेस की उम्मीदवार होती तो डॉक्टर पंडागरे को अच्छी ताकत से संघर्ष करना पड़ता और वो अच्छा मतलब चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता था। इस तरीके से कांग्रेस ने एक डिप्टी कलेक्टर जैसी और महिला को, और वो भी अनुसूचित जाति की महिला को, का कैरियर खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने खुली खुली उन्हें धोखा दिया। आप चूंकि राजनीतिक समीक्षक हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो आपकी हर राजनीतिक खबर या गतिविधियों पर पैनी नजर रहती है। मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा है कि कांग्रेस के पास आमला विधानसभा सीट में क्या उम्मीदवार का टोटा है कि जब देखो जब मनोज मालवीय, और कोई नहीं है क्या? इसको लेके आप क्या मानेंगे? जो ऑलरेडी हजारों वोटों से हारा हुआ है, फिर से उसी को टिकट देना। क्या होता है, कांग्रेस में पट्टावाद चलता है, जिसको अपन कहते हैं ग्रुपिज्म, या मेरा आदमी तेरा आदमी। कांग्रेस का आदमी नहीं, कांग्रेस को मजबूत आदमी से मतलब नहीं रहता है। कांग्रेस के जो प्रदेश के छत्रप हैं, जो हम अभी तक देखते आए बरसों में, समझ लीजिए 1980 से मैं देख रहा हूं, तो ये छत्रप लोग अपने पसंद के उम्मीदवार तय करते हैं। मनोज मालवीय को भी मैं ऐसा ही एक उम्मीदवार मानता हूं, जो बैतूल के दिग्गज कांग्रेस नेता सुखदेव पांसे का समर्थक माने जाते हैं, और सुखदेव पांसे अपने समय में कमलनाथ जी के बड़े निकट माने जाते रहे हैं। तो मनोज मालवीय को 2 बार टिकट मिली इसी कारण से। और जहां तक कि वहां पहले जो टिकट दी गई है, वो भी, उसमें भी कमलनाथ जी का महत्वपूर्ण रोल रहा है। उसमें चाहे किशोर वर्दे रहे हों, चाहे सुंदरलाल वाइकर रहे हों, चाहे बेचन राम जी रहे हों, ये सब वीक उम्मीदवार के रूप में सामने आए और भाजपा जीतती गई और भाजपा मजबूत होती गई और कांग्रेस कमजोर होती गई। आज भी कांग्रेस के पास वहां उम्मीदवारों का टोटा है। आमला विधानसभा सीट से पहली बार डॉक्टर योगेश पंडागरे को टिकट दी भाजपा। इनको भारी उम्मीदवार बताया गया, लेकिन लगातार 2 बार जीते। क्या कारण है इसके पीछे? जब 2018 में जयतराम जी मानेकर, जो 2 बार के सिटिंग भाजपा विधायक थे, उनकी टिकट काट के जब एक नए उम्मीदवार के रूप में बैतूल में संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर योगेश पंडागरे को टिकट दी, तो पुराने लोगों को या जो भाजपा के लोगों को जो यहाँ वहां से टिकट मांग रहे थे, उनका नाराज होना स्वाभाविक था। और उन्हीं ने, अधिकांश कांग्रेसियों ने तो डॉक्टर पंडागरे को कम भारी बताया। जो मेरा मानना है, जो मेरी जानकारी है, भाजपा के असंतुष्ट गुट ने ही डॉक्टर पंडागरे पर भारी का तमगा लगाने का असफल प्रयास किया। मैं यहां बता दूं, डॉक्टर पंडागरे आमला विधानसभा सीट के एक बड़े ग्राम ससुंदरा के निवासी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो वर्षों तक बाहर पढ़ते रहे और बैतूल में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू करी। उसके बावजूद वे चुनाव जीतते हैं और बड़े भारी मतों से चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद दूसरा चुनाव भी वे चुनाव जीतते हैं, और अब उनका बाहरी का तमगे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बैतूल जिले में अपन आमला सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ से 4 बार विधायक चुन चुके हैं आमला सीट से। संसदीय में मतलब सांसद भी 4 बार चुन चुके हैं। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ के उद्योग धंधे लगभग खत्म होने की कगार पे पहुंच रहे हैं और जो क्वार्टर है वो भी खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। इसको आप किस परिदृष्टि में देखते हैं? पहले आमला सारनी क्षेत्र में, पहले मैं सारनी की बात करता हूं। सारनी में एक जमाने में सारनी की रौनक पूरे जिले में दिखती थी। इटारसी, होशंगाबाद और बैतूल के हजारों सैकड़ों व्यापारी अपना सामान लेके व्यापार के लिए जाते थे सारनी, और सारनी में जितनी बिक्री होती थी वो बैतूल जिले में कहीं नहीं होती थी। सारनी से धीरे धीरे माइंस बंद होती गई, थर्मल पावर पुराने होते गए और कर्मचारी रिटायर होते गए, नई माइंस तो नए प्लांट नहीं आए और मकान खाली होते गए। तो अब तो यह हालत है कि सारनी अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये सारनी की बात हो गई। अब मैं आमला की बात करता हूं। आमला एक जमाने में एयरफोर्स का बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था, रेलवे का बहुत बड़ा शेड था, रेलवे का बहुत बड़ा सेंटर था, लोको शेड थी, किचन था, और आमला में रेलवे की मतलब बहुत ज्यादा रेलवे का काम बढ़ा हुआ था। वो भी धीरे धीरे कम होता गया। अभी बीच में डॉक्टर पंडागरे ने बताया था कि वो लोको शेड और किचन का काम हो रहा है। सारनी में भी इंडस्ट्री एस्टेट आ रही है। हम तो आशावादी हैं, और अगर डॉक्टर पंडागरे की बात को माने तो अच्छी बात है
उन्हें हमारे जिले में रौनक आए, व्यवसाय बढ़े, रोजगार बढ़े, पर अभी तो स्थिति खराब है। यदि परिसीमन हुआ तो आमला सीट की क्या दशा होगी, मतलब क्या होगा उसका? परिसीमन एक ऐसा शब्द है जो हम एकदम तो उसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि परिसीमन में, पहले मैं आपको बता दूं, बैतूल में पहले 6 विधानसभा सीटें थी, परिसीमन के बाद 5 हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि फिर से 6 सीट होंगी और 1 सीट बढ़ सकती है। उस स्थिति में अगर मासोद का क्षेत्र नया सीट के रूप में आता है, तो आमला की जगह मासोद सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो सकती है। क्योंकि आमला वर्तमान में आमला का स्वरूप बदला, तो आमला के आसपास रघुवंशी बेल्ट और पंवार बेल्ट और कुछ कुनबी बेल्ट के गांव, बड़े बड़े गांव हैं और बड़ी जनसंख्या वाले गांव हैं, इसलिए आमला सामान्य सीट हो सकती है। 1977 में भी जब परिसीमन हुआ था, तो आमला से कुछ ही वोट कम अनुसूचित जाति के मासोद विधानसभा में थे। अगर उस समय भी कुछ वोट बढ़ जाते, तो आमला की जगह मासोद विधानसभा हरिजन होती, हरिजन आदि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित होती। इस बार भी अगर परिसीमन हुआ और ऐसा कुछ दृश्य बदला, तो आमला सीट अगर सामान्य हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से जो 2028 का विधानसभा चुनाव होगा, इसमें भाजपा और कांग्रेस से कौन-कौन दावेदारी कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आमला में 2 बार लगातार जीतते हैं, ये अपन देखते आ रहे हैं ट्रेंड। तीसरी बार का मौका लगातार का कम मिलता है। तो जैसे गुरुबख्श अतुलकर 77 और 80 में जीते, 2000 कांग्रेस से, 8 और 13 में चैतराम मानेकर भाजपा से जीते, 13 और 18 और 23 में डॉक्टर पंडागरे अभी जीते हुए हैं भाजपा से। तो अगर ये मिथक नहीं टूटता है, तो डॉक्टर पंडागरे की जगह कोई नया उम्मीदवार आए या जो भी हो, पर आज की तारीख में डॉक्टर पंडागरे का दावा सबसे मजबूत है। उसके बाद अशोक नागले हैं और किशोर महोबे हैं, किशोर वर्दे हैं, एक मुक्ता ढोलेकर जो वर्तमान में आमला कॉलेज की जन भागीदार समिति के अध्यक्ष है, वो एक नया नाम आया है। अगर महिला को प्राथमिकता देने का वह स्थिति आई, तो मुक्ता ढोलेकर को भी भाजपा मैदान में उतार सकती है। अब बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में सबसे बड़ा नाम आज भी उस मनोज मालवीय जी का है, जो 2 चुनाव 19,000 और 12,000 से हार चुके हैं। उसके बाद वहां छन्नू बेले जी हैं, मोनिका निरापोरे जी हैं और एक सीमा फायर ब्रांड नेता, एक सीमा अतुलकर है, जो पिछले कई चुनाव से टिकट मांग रही हैं और वो जमीन से जुड़ी हुई है। लेकिन मैंने फिर बताया कि कांग्रेस में गुटबाजी और पट्टावार और छत्रपों का अगर दौर अभी भी चलता रहा, तो किसी को भी टिकट मिल सकती है। या मनोज मालवीय रिपीट हो सकते हैं? मनोज मालवीय तीसरी बार रिपीट हो जाए तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगा। लेकिन आमला विधानसभा सीट का एक ट्रेंड भी जो देखने में आता है कि 2 बार जीतता है, लेकिन तीसरी बार उसको टिकट नहीं मिलती कंटिन्यूटी में। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इस बार अपने डॉक्टर योगेश पंडागरे की टिकट कट जाएगी? नहीं, अभी तक तो जो स्थिति है, डॉक्टर पंडागरे के साथ ना कोई भ्रष्टाचार का मामला है, ना निष्क्रियता का मामला है, और वो योग्य है, डॉक्टर है, यंग है और मतलब उनमें वैसे तो कोई टिकट कटने का ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है। लेकिन फिर मैं एक बात पे आता हूं कि भाजपा है ये, भाजपा में किसको क्या मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम। अभी लेटेस्ट उदाहरण है नितिन नवीन जी, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भले कार्यकारियों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनके सामने बड़े बड़े दिग्गजों के नाम रह गए हैं। तो भाजपा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के सिनेरियो में डॉक्टर पंडागरे की टिकट कटना में मुझे लगता नहीं कि कुछ कारण बनेगा। आप ये मानते हैं कि मिथक टूटेगा और नया इबारत लिखी जाएगी करके? हाँ, अगर डॉक्टर पंडागरे को, मैं राजनीतिक भविष्यकर्ता तो नहीं हूं, पर मेरी भविष्यवाणियां लगभग 90% सही होती हैं। हाँ, अगर डॉक्टर पंडागरे अगर तीसरी बार टिकट मिलती है, तो डॉक्टर पंडागरे को विधानसभा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो क्या वाकया है कि आमला सीट से चुनाव लड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से टिकट आई थी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आमला में छत्रपों के हिसाब से टिकट बढ़ती आई है और आमला और कांग्रेस कमजोर होती गई है। ये प्रश्न का भी जवाब वहीं आ रहा है। 2008 का वाकया है। उस समय राष्ट्रीय स्तर पे
कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस दोनों में मध्य प्रदेश में गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन के अंतर्गत बैतूल की आमला विधानसभा सीट राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, एनसीपी के। और पाताखेड़ा के श्रमिक नेता अब स्वर्गीय हो चुके बेचन राम जी को आमला से एनसीपी ने टिकट दी थी और ये फाइनल हो गया था कि अब आमला से बेचन राम जी कांग्रेस और एनसीपी के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। लेकिन कांग्रेसियों के लोकल नेताओं ने आमला के कमलनाथ जी पर दबाव बनाया, जहां तक मुझे मालूम है, और कमलनाथ जी को दबाव बनाया कि साहब अपन ये सीट जीत रहे हैं, अगर अपन ने एनसीपी के लिए छोड़ दी तो अपने को नुकसान हो जाएगा। तो 2008 में की बात है जो बताया मैंने, लास्ट मोमेंट पे नामांकन के आधे घंटे पहले कमलनाथ जी के पर्सनल हेलीकॉप्टर से एक हेलीकॉप्टर पुलिस ग्राउंड पर उतरता है और उससे एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ कलेक्ट्रेट तरफ जाता है। वो आदमी बी फॉर्म लेके आया था, उसको टिकट कह सकते हैं, विधानसभा टिकट, और वो किशोर वर्दे के लिए थी। और किशोर वर्दे उस समय 2008 में कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए और चुनाव लड़े। यह बात अलग है कि बेचन राम जी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और एनसीपी की सीट से वो भी चुनाव लड़े और इसके कारण कांग्रेस की आमला विधानसभा सीट में ऐतिहासिक हार हुई और 2008 में कांग्रेस भाजपा के चैतराम मानेकर से लगभग 30,000 वोटों से हारी है और यह रिकॉर्ड बैतूल जिले में भी है और आमला में भी है। इस तरीके से एक अच्छा जो कॉम्बिनेशन हुआ था वो उसके कांग्रेस ने उस पर चूक गई और हेलीकॉप्टर से टिकट देना भारी पड़ गया और वही जिस व्यक्ति के लिए कांग्रेस ने किशोर वर्दे जी के लिए टिकट भेजी थी, वो किशोर वर्दे जी चुनाव कांग्रेस की टिकट पर हारने के बाद कुछ समय बाद भाजपा में शामिल हो गए, कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए, और भाजपा ने भी उनको हाथों हाथ लिया और आज वो भाजपा से सारनी नगर पालिका के अध्यक्ष है। वो नगर पालिका जो मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर की नगर पालिका कही जाती है और उनके कारण सारनी के कई दिग्गज भाजपा नेताओं को मन महसूस कर रहना पड़ा और उनको उस किशोर वर्दे जी को अध्यक्ष स्वीकार करना पड़ा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। आपने बहुत शानदार तरीके से सबसे पहले लोकसभा, उसके बाद बैतूल विधानसभा का विश्लेषण किया था और आज आपने आमला विधानसभा सीट का विश्लेषण किया। हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में जो बैतूल की बची हुई 3 विधानसभा है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं ताकि उनको जानकारी मिल सके। आपने समय दिया, आप बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आए, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे पूछा कि मुल्ताई, घोड़डोंगरी और भैंसदेव विधानसभा सीट का भी आकलन हम करेंगे समय समय पर।